ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास मेनली हमने जो शुरुआत किया है, आज जो जिस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो मेरा एकदम टोटल उद्देश्य यही है कि आज से एक नई शुरुआत किया जाए। क्योंकि जान रहे हैं कि हम लोग नए साल 2023 में शुरुआत कर चुके हैं और इस साल मेरी कोई एक वीडियो नहीं आई हुई थी। तो आज इस साल मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, ताकि एक बार फिर से हम लोग टॉपिक वाइज ये पूरा क्वेश्चंस जो आप लोगों को हमने देने का प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपको देता रहूँगा, उसकी एक शुरुआत है। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँ। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे उनको मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करते रहूँ। आज की क्लास में मेनली हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोगों को एडवांस मैथ समझने में दिक्कत होती है, उनके क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत होती है। आज की क्लास में मेनली हम उन्हीं समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। एक छोटे टॉपिक से उनकी शुरुआत कर देंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स में एडवांस मैथ को बांटते हुए, एकदम छोटे छोटे हिस्सों में हमको बांटते हुए समझते हुए पूरे इस टॉपिक को क्या किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। तो क्लासेज कई सारी आएंगी इसके बाद में, और आज से हम इन टॉपिक के एडवांस मैथ में ज्योमेट्री वाले टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। इसके बाद बैक टू बैक कई सारे क्लासेज इसके ऊपर आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा और धीरे धीरे इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं कोशिश पूरी ये होगी कि हर एक बात को मैं आपको अच्छे ढंग से इसमें समझा दूँ। कोशिश आपको ये करना है कि आप पेन और कॉपी ले करके साथ में बैठें, ताकि जो भी बातें मैं समझाऊं उसको आप नोट करते हुए चलें। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर आपने पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो कोशिश यही करें कि 2 मिनट आप वीडियो रोक करके पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्रमुख बिंदुओं को आपको नोट करना पड़ेगा। बिना नोट किए आपके पास में वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए प्रस्तुत नहीं रहेंगी। इनको आप नोट्स कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा बल्कि आप फेयर बना लें, ताकि वीडियोज़ आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहें और नोट्स के फॉर्म में आपके पास में वो चीज़ें रहें, जिससे आप चीज़ों को शूट कर पाएँ और बाद में उसको जब भी एग्जाम्स की जरूरत पड़े, जब भी आपको उसको पढ़े तो उसको पलट कर देख पाएँ और क्लियर कर पाएँ। मैं पहले कॉन्सेप्ट सारा समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स का यूज कैसे करना है क्वेश्चंस को लगाने में, उसकी बात करेंगे। तो आज 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति के दिन जो है हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और कोशिश हमारी यही होगी कि सारी चीज़ों को हम लोग बेहतर ढंग से इसको वो करें और इस वीडियो पूरे श्रृंखला को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की जब हम शुरुआत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि ज्योमेट्री की जब हम शुरुआत करते हैं तो ज्योमेट्री जो है वो शुरू होती है 0 डायमेंशन मतलब पॉइंट से। पॉइंट्स को, बिंदुओं को जब आप मिलाते जाते हैं तो उससे रेखाएं बनती हैं, रेखाओं से ही आपका कोण बनता है और कोण से ही फिर आप धीरे धीरे करके आगे चल करके आप ट्रायंगल्स को सीखते हैं, सर्कल्स को सीखते हैं और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स को सीखते हैं। ये आपका 2D ज्योमेट्री के पार्ट में आता है। हमारा जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है या फिर जो मेंसुरेशन वाला सेक्शन है वो मेनली अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्से में बढ़ जाता है। एक हिस्सा आता है 2D सेक्शन वाला, जिसको हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, और दूसरा हिस्सा आता है जो 3D सेक्शन वाला आता है, जिसको हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 2D ज्योमेट्री में, 2D ज्योमेट्री मतलब कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, 2D ज्योमेट्री में मेनली हम बात करते हैं, मुख्यतः हम बात करते हैं कोण के ऊपर, हम बात करते हैं त्रिभुज के ऊपर, हम बात करते हैं चतुर्भुज के ऊपर। इन्हीं टॉपिक्स को बात करते हैं। 2D ज्योमेट्री का मतलब आप याद रखिएगा कि 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल थिंग। 2 डायमेंशंस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सब आपका 2D के अंतर्गत आती हैं, जिसमें केवल लंबाई और क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब 2D का मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ऐसा कोई भी फिगर जिसमें केवल लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका 2D कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई अपने पेज से, कॉपी में से पेज फाड़े और उसको अगर आप पेज में देखें तो उस पेज में एक लंबाई होगी और क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो वो जो पेज होगा वो अगर लंबाई उसकी ज़्यादा होगी और चौड़ाई उसकी कम होगी तो वो आपका एक रेक्टेंगल, आयत का शेप होगा। तो आयत का शेप है, आयत का है आपका 2D डायमेंशन के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम कोई गोल ले लें, ग्लोब ले लें, या फिर हम कोई जिस कमरे में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस कमरे की बात करूं, इस कमरे की एक लंबाई होगी, इस कमरे की एक चौड़ाई होगी, इस कमरे की क्या होगी, एक ऊंचाई भी होगी। तो ये 3 डायमेंशन के अंतर्गत आएगा और ये 3D फिगर के अंतर्गत आएगा।
आज की क्लास में जो कि हम शुरुआत करने वाले ज्योमेट्री की एकदम प्रारंभिक क्लास है, इसमें आज की क्लास में हम लोग रेखाओं और कोण के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेखा के बारे में। पहले रेखा को समझते हैं, फिर हम कोण के ऊपर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री में रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है, ये वर्ड्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। देखिएगा, रेखा जो आपकी लाइन है वो क्या है, इसको आपको समझेंगे। देखिए, रेखा जो है, जब बताया जाता है कि जब पॉइंट्स को, अनंत बिंदुओं को एक संरेख के रूप में जब उनको अरेंज किया जाता है और उनको मिलाया जाता है तो क्या बनता है, रेखा बनता है। तो रेखा याद रखिएगा कि रेखा इनफाइनाइट लेंथ की होती है। जो रेखा होती है वो अनंत लंबाई की होती है। जैसे यहाँ पर हम कोई बिंदु लेते हैं और बिंदु को, ढेर सारे बिंदुओं को, अनंत बिंदुओं को एक ही संरेख में, देखिए ये एक ही ऑर्डर्स में दिख रहे होंगे, ये एक ऑर्डर्स में है, और इनको हम जब आगे तक बढ़ा देंगे और इनको जब हम मिलाएंगे तो जो बनता है, जो आकृति बनती है वो क्या होती है, रेखा होती है। लेकिन याद रखिएगा कि रेखा को पूरी तरह से, याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेखा को पूरी तरह से एक पेज या कॉपी के ऊपर निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेखा जो होती है वो अनंत लंबाई की होती है। और जब हम उसको एग्जाम में, जब उसको क्वेश्चंस में जब हम बुक में पढ़ते हैं तो वो रेखा नहीं होती, उसको बोलते हैं रेखाखंड। तो रेखा मतलब कि अनंत लंबाई की, और जब उसका कोई एक हिस्सा लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेखाखंड। जैसे ये भी है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये आप देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये रेखा नहीं है, क्या है, रेखाखंड है। रेखा जो होती है वो आपकी अनंत लंबाई की होती है, मतलब ये आगे की तरफ अनंत तक बढ़ती जाएगी, और ये भी इधर की तरफ, आगे की तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ती जाएगी। तो यह जो कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेखा होगा। जबकि इसका एक हिस्सा जो हम ले लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। याद रखिएगा, रेखाखंड, कई बार उसको शॉर्ट में हम लोग रेखा भी बोल देते हैं, तो याद रखिएगा कि वो रेखा नहीं है, वो क्या है, रेखाखंड है। और रेखाखंड को हमेशा 2 लेटर से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जबकि कोई बिंदु है, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, तो पॉइंट या बिंदु को हमेशा किसी एक अक्षर, एक लेटर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे अगर हम, मुझे बोलना होगा इस बिंदु को, तो मैं बोलूँगा बिंदु ए। इसका नाम लेना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बिंदु ए। तो बिंदु जो होता है वो आपका नगण्य लंबाई का होता है, उसमें ना लंबाई होती, ना ही क्या होती है, चौड़ाई होती है। इसलिए इसको हम 0 डायमेंशन की तरह कह लेते हैं। जब हम इसको मिलाते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, तो इसका जो एक हिस्सा होगा वो आपका लाइन सेगमेंट बनाएगा, रेखा खंड बनाएगा। जैसे आप देखिए, अगर हम इसका नाम रख दें तो ये आपका हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो ये ए बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगी। रेखाखंड के बारे में अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप एक बार में लिख सकते हैं कि जब हम रेखा के किसी एक हिस्से को लिखते हैं और उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जिसमें आपका दिखाई पड़ता है, वही क्या होता है, आपका रेखाखंड होता है। रेखाखंड कई सारे बिंदुओं से मिला करके बनता है, जो कि संरेख होते हैं, जो कि क्या होते हैं, संरेख होते हैं। संरेख होने का मतलब कोलिनियर, मतलब एक ही रेखा में होते हैं। जैसे ये सब रेखा, ये सब जो बिंदु है वो आपकी क्या होती है, एक रेखा है। अब रेखा देखिए, आपकी सीधी रेखा भी हो सकती है, तिरछी रेखा भी हो सकती है, ऋजु रेखा भी होती है। हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ना है, सीधी रेखाओं के बारे में पढ़ना होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपका रेखाखंड है। रेखाखंड से ही बाकी सारी चीजें हमारी आपके क्वेश्चन से बनती है और इन्हीं को क्या होता है, पढ़ना होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। आगे आते हैं रेखाखंड के बाद, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोण है। तो हमारा कोण का निर्माण कैसे होता है, आते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर। तो आइए देखिए, देखिए जब हम कोणों की बात करते हैं तो कोण कैसे बनेंगे, उनको आज की क्लास में पहले समझ लेते हैं, कोण कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कोण, और इंग्लिश में से कहते हैं एंगल। देखिएगा, तो एंगल जो है, या फिर एंगल्स जो है, या फिर हिंदी में जिसे हम कोण कहते हैं, वो कोण जो होता है वह 2 रेखाएं, या फिर जो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बोले तो रेखाखंड, 2 रेखाखंड जब एक दूसरे को काटते हैं तब जाकर के आपका क्या बनता है, तब जाकर के आपका कोण बनता है। जैसे समझिएगा कैसे हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे एक रेखाखंड हम कोई मान लेते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है, और दूसरा रेखाखंड हम मान लेते हैं ऐसे, यहीं पर ऐसे होते हुए, ये मान लीजिए सी है और ये क्या है, डी है। तो
तो ये रेखाखंड जो था वो आपका ए बी था, दूसरा रेखाखंड जो था वो क्या था, सी डी था। अब ए बी और सी डी जब एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, आपका एक कोण बन गया। यह जो बना इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर ये बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे। उस बिंदु का नाम अगर आप मान लीजिए, इसको मैं नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ये ए बी एक रेखाखंड हो गया, दूसरा रेखाखंड क्या हो गया, आपका सी डी हो गया। अब ए बी और सी डी एक दूसरे को मान लेते हैं ये बिंदु ओ पर काटते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बना आपका, यहाँ पर इस कोण को यही जो बनता है ये आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापना ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। याद रखेंगे जब किसी बिंदु पर दो रेखाएं काटती हैं तो कम से कम 4 कोण बनते हैं आमने सामने। आप देखेंगे तो 4 कोण कौन कौन से होंगे, तो पहला कोण आपका ये है, दूसरा कोण आपका ये है, तीसरा कोण आपका ये है और चौथा कोण आपका ये है। पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये और चौथा कोण ये। अब चारों कोणों के नाम आपको लेना आना चाहिए। याद रखेंगे जब हम किसी बिंदु का नाम लेते हैं तो पॉइंट एक लेटर से लेते हैं, जबकि किसी रेखाखंड का नाम लेते हैं तो 2 बिंदुओं से लेते हैं, जैसे ए बी हो जाएगा या फिर सी डी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी एक रेखा था और यहाँ पर एक सी डी एक रेखा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब हम कोण की डिस्कस कर रहे हैं, तो कोण को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे क्लियर होगा। जैसे सपोज मान लीजिए ये वाले कोण जो इसकी वैल्यू x लिखा है, मान लीजिए इसी कोण को आपको बोलना है, तो इस कोण का नाम आप कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 4 कोण हैं। अगर हम कोण O बोलेंगे तो कोण O का मतलब इन चारों कोणों में से कैसे क्लियर होगा कि हम इसी कोण की बात कर रहे हैं। या फिर अगर हमें इस कोण Y को लेना होगा तो कैसे हम इसको नाम लेंगे कि कोण Y ही होगा। तो याद रखेंगे कि कोणों का नाम हमेशा 3 लेटर्स लिया जाता है, कोणों का नाम हमेशा 3 लेटर्स लिया जाता है। और वो कैसे क्लियर होगा, तो नाम लेने का तरीका देखिएगा। अगर हमें कोण x जो यहाँ पर बना है इसकी वैल्यूज को लिखना होगा या फिर इसके नाम को बुलाना होगा, तो हम बोलेंगे इसको कैसे, देखिएगा जहाँ से ये कहीं किसी एक छोर को ले लीजिए, या तो ये b से शुरू हो रहा है या तो d से ले रहा है, तो b से शुरू होना तो b से ले लीजिए और d से शुरू करना तो d से ले लीजिए। तो इसको बोलेंगे BOD, या फिर इसी कोण को हम बोल सकते हैं DOB। तो याद रखेंगे कि कोण BOD बोल सकते हैं इसी को, या फिर बोल सकते हैं कोण DOB। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों ही किसके बराबर होगा, x डिग्री के बराबर होगा। कोण जो है उसके ऊपर ये जो बिंदुवत लिखाया जाता है इसको बोलते हैं डिग्री। कोण को रिप्रेजेंट करने का तरीका याद रखेगा, कोण को निरूपित करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। यह चिन्ह आप जो देख रहे हैं या फिर यहाँ पर जो मैंने चिन्ह लिखा, ये कोण को निरूपित करता है। तो कोण BOD या फिर DOB बराबर क्या है, x के बराबर। इसको आप चाहें तो कोण BOD भी बोल सकते हैं या फिर चाहें तो DOB भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो याद रखेंगे अगर हमें इस कोण Y के बारे में बोलना होगा तो हम बोलेंगे कोण BOC या फिर कोण COB। देखिएगा कोण BOC और वैसे ही कोण BOC या फिर कोण COB, ये किसके बराबर होगा, कोण Y के बराबर होगा। अब आप ये बताएंगे कि अगर मैं इसको Z डिग्री मानता हूं तो ये आप सभी अगर पढ़ रहे हैं ध्यान से, आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप नाम लेने को समझ पा रहे हैं, तो आप सभी ये कमेंट करेंगे कि अगर ये नीचे वाला कोण Z है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि x का अगर आपको नाम लेना है तो कोण DOB या फिर कोण BOD ले सकते हैं, या फिर y का नाम लेना हो तो हम कोण COB या फिर BOC बोल सकते हैं। देखिए COB तक जाएंगे तो ये C से O तक आया और O से B तक आया, तो ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी और उनके बीच का जो कोण होगा वो आपका ये वाला कोण आ जाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि ये तो y डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, x डिग्री। अगर हमें इस कोण z का नाम लेना होगा तो इसका नाम हम क्या लेंगे ये आपको बताना है। ये पर देखिए मैंने दोनों x और y दोनों का नाम आपको यहाँ पर लिखना बता दिया। अब z आपका कमेंट में आएगा, मैं आपका कमेंट चेक करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या किस किस ने उत्तर क्या किया है, सही किया हुआ है, तो आपको ये बताना होगा। अब याद रखना है कि कोणों का नाम भी किसके कितने लेटर्स लिया जाता है, 3 लेटर्स लिया जाता है। बस याद रखिएगा कि जहां पर कोण बन रहा होगा, मतलब जहां पर दोनों रेखाएं काट रही होंगी, वह बिंदु हमेशा बीच में रहेगा। जैसे देखिए O पर BO और OD दोनों आकर के बिंदु O पर काटी हैं, इसलिए पॉइंट O जो हमेशा कहां रहेगा, बीच में रहेगा। जबकि जिन जिन पॉइंट से वो बन रहा होगा वो किनारे पर होंगे। जैसे मैंने लिखा BOD, तो चूंकि कटान बिंदु O है इसलिए हमने क्या लिखा, BOD लिखा। अगर हम चाहें तो इसको DOB भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कटान बिंदु कहां पर है, बीच में ही है, और ये कोण आपका x हो गया। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, आपको कोणों को नाम लेने में समस्या नहीं होगी। ये मैं आपको इतनी गहराई में जाकर डिटेल में इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपको फिगर नहीं दिया होगा और कोणों के नाम लिखे होंगे तो आपको क्वेश्चंस पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। नाम के अकॉर्डिंग अगर आप फिगर बना लेते हैं तो 80% क्वेश्चन ज्योमेट्री में अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो ये कोण के बारे में आपको मैंने बेसिक बात बताई कि कम से कम दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तभी जाके आपका क्या बनेगा, कोण बनेगा, और उन्हीं से आपके फिगर्स बन करके आते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हम कुछ और बातों को देखते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका कोण। कोण के बारे में मैंने आपको बताया कि कम से कम दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तब जाके जो होगा वो आपका कोण का निर्माण होगा। जैसे मैं कुछ और फिगर आपको बना के कोणों का नाम लिखना बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ, ये मान लीजिए आपका x है और ये O है और ये क्या है, y है। और अगर हमें ये वाला कोण बोलना होगा तो यहाँ पर फिगर बनाएंगे और लिखेंगे XOY। एक्स ओ और क्या हो जाएगा वाई। ये देखिए आपका एक्स है, ये ओ है, ये क्या है, वाई है। इसी को चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स भी बोल सकते हैं। ओ हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि ओ पर ही ये दोनों रेखाएं, कौन सी, ओ एक्स और ओ वाई, ये दो रेखाएं। देखिए एक रेखा है ओ एक्स और दूसरी रेखा क्या है, ओ वाई। ये याद रखिएगा कि मैं रेखा बोल रहा हूं लेकिन रेखा का मतलब रेखाखंड से ही है यहाँ पर। तो ओ एक्स और ओ वाई जो है रेखा, ये बिंदु ओ पर काट रही है, दोनों का कटिंग पॉइंट ओ है, इसलिए देखिए दोनों ही जगह में ओ पॉइंट जो है वो क्या है आपका बीच में। तो एक्स ओ वाई और वाई ओ एक्स आपका ये नेमिंग का तरीका हो गया, नाम लेने का तरीका हो गया। ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। जैसे एक और फिगर मैं यहाँ पर ले लूँ और मैं यहाँ पर लिख लूँ ऐसे कि मान लीजिए ये एक, इसका नाम P है, ये मान लीजिए Q है और ये क्या है, R है। तो इसको अगर लिखना होगा तो पहले कोण का चिन्ह बना लेंगे, ये कोण को निरूपित करने का चिन्ह है। अब अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कोण PQR, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कोण RQP। दोनों में से कोई एक बात आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसको लिखने का तरीका। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में कोणों के प्रकार के ऊपर कि हाउ मच टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स एंड हाउ मच टाइप ऑफ एंगल्स आर देयर एग्जिस्ट हियर। तो कितने प्रकार के कोण, कितने प्रकार के जो है होते हैं, उनको आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितने प्रकार के कोण होते हैं पहले समझते हैं। तो मैं पहले आपको कोणों के नाम लगा देता हूं, आप लिख लेंगे, इसमें अगली हेडिंग कर लेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में मुख्य तौर पर जो हम पढ़ते हैं वो हम 5 प्रकार के कोण ही पढ़ते हैं। लेकिन इन 5 प्रकार के कोणों के पढ़ने से ही खाली काम आपका नहीं चलेगा, अन्य चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के कोण है वो मैं आपको याद करा दूंगा, फिर अन्य जो क्वेश्चंस में यूज होंगे उनकी भी मैं बात करूंगा। मुख्य तौर पर तो आपको 5 ही याद रखना है, लेकिन उनके अलावा भी कोण होते हैं जिनका यूज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कोणों के प्रकार में पहला कोण जो होता है वो आपका होता है न्यून कोण। पहला जो कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। स्पेलिंग है इसकी ACUTE एंड ANGLE, एक्यूट एंगल। दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण, सो क्या बोलते हैं, समकोण, और इसका नाम है इंग्लिश में राइट एंगल, RIGSTANGLE, राइट एंगल समकोण। उसके बाद अगला जब हम आते हैं तो उसके बाद आपको मिलेगा इसी में सरल कोण। क्या बोलेंगे इसको, सरल कोण। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको सरल कोण मिलेगा। अगला कोण है सरल कोण, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। इसको हम लोग लाइन एंगल भी बोल सकते हैं या फिर लाइन एंगल, लाइन एंगल, ये एंगल यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अधिक कोण, और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कोण होता है जिसको हम लोग रिजु कोण बोलते हैं, ये आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। देखेंगे आपका अब अगर आप इसको ऑर्डर वाइज अरेंज करना चाहें तो इसमें देखिएगा इसका क्रम थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लेंगे। सरल कोण को आप चौथे नंबर पे कर दीजिए, बल्कि अधिक कोण को आप तीसरे नंबर पे कर दें, ये ज़्यादा बेहतर क्रम हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। इसका खाली ऑर्डर मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर समकोण के बाद यहाँ पर बल्कि नोट कर लें अधिक कोण, जिसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ पर अधिक कोण के बाद आप यहाँ पर नोट कर लें सरल कोण। ये हो जाएगा आपका लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल। ये 5 कोण है मेन रूप से। ये 5 कोण को आप ध्यान में रखिएगा, यही 5 कोण आपको पढ़ने हैं। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है आपका अधिक कोण, चौथा है सरल कोण और पांचवा क्या है आपका रिजु कोण। ये 5 मेन प्रकार हैं कोणों के, लेकिन इनके अलावा भी अन्य कोण हैं हमको पढ़ने होते हैं, जैसे कोटिपूरक कोण या फिर उसको बोलते हैं पूरक कोण। जैसे उसके अलावा एक कोण होता है जिसको हम बोलते हैं समपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कोटिपूरक कोण को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। इनसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कोटिपूरक कोणों को लेकर के या फिर संपूरक कोणों को लेकर के। इनसे तो आप क्वेश्चंस के फिगर बनाएंगे, क्वेश्चंस का यूज करेंगे। डायरेक्टली आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि एक्यूट एंगल या फिर राइट एंगल क्या है, लेकिन सवाल को लगाने और समझने के लिए इनका ये आपका बेस है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम इनको जानेंगे कि इनमें कहते कहते किसे किसे हैं, फिर उसके बाद कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण को जानेंगे। इसी में एक कोण का प्रकार होता है जिसको और आपको पढ़ना है इनके अलावा, कोटिपूरक और संपूरक के अलावा, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में मैंने आपको इस तरह से हाथ इसलिए किया क्योंकि उसमें इसी तरह के फिगर का यूज होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने का कोण होता है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के 5 कोण ये हो गए। 3 कोण मैंने अभी आपको नाम लिया जिसमें कोटिपूरक, समपूरक और शीर्षाभिमुख कोण हैं। और आगे जब आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें मैं अगली क्लास में जिनको बताऊंगा, जिसमें हम समानांतर रेखा की शर्तों की बात करेंगे, तो समानांतर रेखा की शर्तों में याद रखिएगा कि समानांतर रेखा को शर्तों में मैं आपको अगली क्लास जो होगी हमारी पैरेलल लाइन के ऊपर होगी। पैरेलल लाइन समानांतर रेखा के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं उसमें बताऊंगा कि जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन से कोण बनते हैं। तो वहां पर 2 कोण और आपके जुड़ जाएंगे, जिसमें आपका एक होगा जिसको बोलते हैं एकांतर कोण, इंग्लिश में उसका नाम होगा अल्टरनेट एंगल, और दूसरा जो एंगल होगा जिसको बोलेंगे संगत कोण, जिसका नाम होगा जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो एकांतर कोण और संगत कोण उनको आपको पढ़ना है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो एंगल्स का नाम हो जाता है 10। वो 10 कोणों के बारे में आपको पढ़ना, जिनका 5 का यूज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ और जैसे कोटिपूरक और संपूरक होंगे उनको भी आज की क्लास में यहीं पर डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम समांतर रेखा की कंडीशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एकांतर और संगत कोणों के बारे में पढ़ाऊंगा और उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं अप्रोच करेंगे तो फिर ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगी। मेन है पहले कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए एडवांस मैथ में सबसे जरूरी चीज़ होती है क्रमबद्धता। अगर आप क्रम वाइज चीज़ों को और एक एक चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक ये पूरी कहानी आपको नहीं समझ में आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप पूरी कहानी को समझें कि ये चल क्या रहा है। ऐसे तो आप अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक मूवी भी अगर आप शुरुआत से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं तो वो समझ में आएगी नहीं। उसी तरह से जो एडवांस मैथ भी है, इसमें भी आप शुरुआत से मतलब ये लाइन और रेखा और कोण से लेकर के आगे त्रिभुज के कठिन से कठिन सवाल या फिर चतुर्भुज के कठिन से कठिन सवाल तक का क्रम और यात्रा हमको तय करना है। तो जब तक आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं समझे रहेंगे तब तक आप ईजी सवाल तो छोड़िए, कट ऑफ सवाल तो छोड़िए, ईजी क्वेश्चंस को भी आप नहीं लगा पाएंगे। तो पहले जरूरत है चीज़ों को ऑर्डर वाइज पढ़ने की। खाली फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, आपको बातों को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको कोणों के प्रकार बताने जा रहा हूँ, इनको आप देखिएगा, याद कर लेंगे मेरे साथ साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला कोण है आपका न्यून कोण, दूसरा कोण है सम कोण, तीसरा कोण है अधिक कोण, चौथा कोण आप जो इसके बाद जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे सरल कोण, पांचवा है रिजु कोण, उसके बाद छठवां जो आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कोटिपूरक कोण। वहां पर 2 कोणों की जरूरत पड़ती है कम से कम, इसलिए इनको कैटेगरी में इन कैटेगरी से अलग रखें। तो वहां पर 2 कोणों की जरूरत पड़ती है कम से कम कोटिपूरक में। संपूरक कोण में भी कम से कम 2 कोणों की जरूरत पड़ती है, अगला वो होगा। और उसके बाद इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी। तो पहले आते हैं
अब देखिएगा ये 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है न्यून कोण, दूसरा है सम कोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है सरल कोण और पांचवा क्या है, ऋजु कोण। ये पांचों प्रकार आपको याद रखना है, न्यून, सम, अधिक, सरल और ऋजु जो है। अब इनका परिभाषा और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। परिभाषा आपको ना भी याद हो तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि किस कहाँ से कहाँ तक के कोण को जो है न्यून कोण कहते हैं या फिर किस कोण को सम कोण कहते हैं। तो इनको याद करने के लिए आपको मैं 4 एंगल लिख रहा हूँ, एक साथ में याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना, रेंज याद रखिएगा 0, 90, 180 और 360। ये रेंज अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। 0, 90, 180 और 360, ये 4 रेंज खाली याद रखिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं न्यून कोण की तरफ। तो न्यून कोण की परिभाषा में आता है कि जितने भी कोण ऐसे कोण हैं जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में हैं, 0 to 90 डिग्री के बीच के सभी कोण जो होंगे वो क्या होंगे, आपके न्यून कोण होंगे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बनाया है ना 0, 90, 180, 360, ये आसानी से आप एक बार इसको खाली देखिए याद हो जाएगा। तो पहला रेंज जो न्यून कोण का है वो 0 से लेकर के 90 के बीच का है, मतलब 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 0 डिग्री से बड़ा हो कोई कोण और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो आपका किस रेंज में आ जाएगा, न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। तो आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से ये आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आप एक्यूट एंगल की परिभाषा में लिखेंगे कि ये 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, या फिर न्यून कोण आपका कहलाएगा, त्रिभुज नहीं। तो लिखेंगे 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। ये क्रम ऑर्डर आपको लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखना 0, 90, 180 और 360, याद रखिए। तो देखिए 0 से 90 के बीच में जो आएगा वो आपका हो जाएगा पहली कैटेगरी जो है वो क्या है, आपका न्यून कोण। उसके बाद जब हम समकोण पे आते हैं तो समकोण में सीधे से एक लाइन आपको याद रखनी है कि ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री के बराबर हो, याद रखिएगा, ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा, ठीक 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो जो होगा आपका समकोण कहलाएगा। 90 डिग्री के बराबर, इसका मान होगा 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए पहली कैटेगरी 0 से 90, दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 के बराबर। ये क्रम देखिए चार्ट के वाइज आपको याद हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा 0 से 90 जिसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा समकोण जो कि सीधे किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। उसके बाद अगला जो है वो आपका है अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में आप देखेंगे तो अधिक कोण जो है इसका क्रम कहाँ से, इसकी परिभाषा क्या है, तो याद रखिएगा यह 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये रेंज कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ये हो जाएगा इसका पहचान कि 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। अब सरल कोण के बारे में आते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये सीधे सरल कोण जो है 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका चौथी कैटेगरी हो जाएगी जो 180 डिग्री के बराबर होगा। और पांचवी जो कैटेगरी होगी वो सबसे नीचे है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं। और यह जो होगा वो आपका होता है 180 डिग्री से, ये आपका जो है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल्स बता रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के कोण हो जाएंगे, इन्हीं का आपका रेंज है। अब इनको याद करने का तरीका आप देखिए, ऐसे नोट कर लेंगे, ऐसे लिख लीजिए पहले 0, 90, 180, 360। 0 से 90 के बीच में एकदम आसानी से याद रखेंगे, 0 से 90 के बीच में न्यून कोण, फिर 90 डिग्री सीधे जो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। फिर 90 से 180 के बीच में आएंगे तो 90 से 180 के बीच में आप देखिए कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण, तीसरा नंबर। फिर 180 डिग्री के अगर वो बराबर है तो क्या हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा। और 180 से 360 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऋजु कोण। फिर से देखेंगे
ये नीचे आप लिख लीजिए अलग से 0, 90, 180, 360। 0 से 90 के बीच में पहला कौन सा, न्यून कोण। फिर सीधे 90 डिग्री के बराबर है तो किसके बराबर होगा, वो आपका समकोण हो जाएगा। 90 से 180 के बीच में है मतलब आपका ये, तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और 180 डिग्री के बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका ये सरल कोण हो जाएगा। और पांचवा जो आपका जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये 5 कैटेगरी हैं कोणों के बारे में, आपको याद होना चाहिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और 180 डिग्री और आपका ऋजु कोण। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स के बीच की बात करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई कोण 60 डिग्री है तो वो कौन से प्रकार का कोण कहलाएगा। तो 60 डिग्री देखिए 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो वो कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। मैं पूछूं कि कोई कोण अगर 120 डिग्री का है तो वो किस प्रकार के कोण में आएगा, तो 120 डिग्री का कोण आप देखेंगे तो वह 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो वह कोण किस प्रकार का कोण कहलाएगा, आपका जो है अधिक कोण कहलाएगा। जबकि मैं पूछूं कि कोई कोण अगर 90 डिग्री का है तो वह किस प्रकार का कोण कहलाएगा, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, समकोण के बराबर आएगा। वो कोण किसके बराबर होगा, समकोण के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कोई कोण अगर 200 डिग्री का है वह किस कैटेगरी में आएगा, तो वह रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसका मान 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि मैं बताइए कि 150 डिग्री का कोण मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री का जो कोण होगा वह किस प्रकार के कोण के कैटेगरी में आएगा। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। 150 डिग्री का कोण किस प्रकार के कोण के अंतर्गत आएगा, आपको ये कमेंट में बताना है। अब हम आते हैं, ये हो गया कोणों के प्रकार 1 to 5 तक। आई होप ये बात आपको याद हो गई होगी। एक बार दो बार इसको लिख लीजिए और क्रम वाइज इसको नोट कर लेंगे तो ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, समकोण मतलब 90 डिग्री बराबर, 90 से बड़ा 180 से छोटा तो वो हो जाएगा अधिक कोण, और 180 डिग्री के बराबर तो क्या हो जाएगा, सरल कोण। 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। ये 5 प्रकार है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो रखना है, ये शॉर्टकट होता है। तो इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, शेष बचे हुए जो 2 कोण मैंने आपको बताए थे, एक आपका होता है जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और दूसरा जो अगला आपको पढ़ना है इसके में आपका जिसको हम लोग कोण युग्म के अंतर्गत आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लिया जाए। वो देना तो ऊपर वाला, हाँ वही दो। देखिए अब इसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। अभी तक हम जिसको पढ़ा वो आपका सिंगल कोण के ऊपर ही आपका बेस्ड था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोण युग्म है, एंगल पेयर बोला जाता है। कोण युग्मों के प्रकार में जब हम आते हैं तो कोण युग्मों के प्रकार में ये पहले के 3 कोण हैं। तो देखिएगा आप इसमें अगली हेडिंग कर लीजिएगा कोण युग्म। अगली आपकी हेडिंग होगी कोण युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल पेयर्स, एंगल्स और एंगल्स पेयर्स में आपको 3 चीज़ें शुरुआत में आज की क्लास में पढ़ा दूंगा। शेष जो दो होंगी वो आपको अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद अगला जो बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद अगला जो आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। ये तीन कोण आपको देखने हैं, पहला है शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा है कोटिपूरक कोण और तीसरा क्या है संपूरक कोण। याद रखेंगे ये एंगल पेयर्स के बीच में आते हैं। पेयर्स मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये जब भी बनते हैं कम से कम दो कोण के साथ में आते हैं। इसके पहले के जो मैंने पांचों प्रकार पढ़ाए थे उसमें सिंगल सिंगल एक एक कोण की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जब भी ये कोण शीर्षाभिमुख हो, चाहे वो आपका कोटिपूरक हो चाहे वो आपका संपूरक हो, ये जब भी बनते हैं तो कम से कम दो कोण एक साथ में बनेंगे। अब देखिएगा इनके बारे में मैं जब एक एक को बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, उसके बाद में आपको कोटिपूरक और संपूरक भी समझा दूंगा। हेडिंग पहली कर लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। मैं इन्हें नाम मिटा देता हूं, ध्यान से देखें। देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं तो कोण का निर्माण होता है। जैसे एक रेखा मैं मान लेता हूं ये ऐसे, ये आपकी AB है, और दूसरी रेखा जो मैं मान लेता हूं ये क्या है, CD। क्लियर है। तो अगर ये AB और ये जो DC है या फिर CD है, इसको अगर हम देखें तो ये किस पॉइंट पर काट रही है, बिंदु O पर काट रही है। तो ये जो कटान बिंदु ये क्या है, बिंदु O है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो चार कोण बनेगा। एक कोण है मान लेते हैं इसका मान x है, ये कोण का मान लेते हैं y है, और ये कोण का मान हम मान लेते हैं z है, और इस कोण का मान क्या मान लेते हैं w। ये मान हमने मान लिए, ठीक है। ये चार कोण दिख रहे होंगे आपको। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये रूल होता है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, देखिएगा ये एंगल का एक प्रॉपर्टी है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब किसी भी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं क्या, पहले वो समझ लीजिएगा। तो देखिएगा एक रेखा AB और दूसरी रेखा CD जब एक दूसरे को काटेंगे तो एक कोण Z आपको दिख रहा होगा और उसी के सामने ये कोण X दिख रहा है। कोण J और कोण X ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन्हीं जो आमने सामने के कोण हैं, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट भी बोलते हैं, इन्हीं आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे आप कोण Y देखेंगे तो कोण Y के सामने का कोण क्या होगा, कोण W होगा, और कोण Y जो होगा कोण W के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कोण Y बराबर कोण W के, कोण Y बराबर क्या लिखेंगे, कोण W के। और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ये पहला रूल आप इसी के साथ में लिख लेंगे, कोण Y बराबर कोण W के। ये लाइन यहाँ का कोई मतलब नहीं है। और आप नंबर दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरा इसी में लिख सकते हैं कि कोण X जो होगा वह किसके बराबर होगा, कोण Z के। तो कोण X, देखिए X कोण लिखने का तरीका ये, आप हिंदी में कोण लिखने से बेहतर है इसका सिंबल बनाएं। ये सिंबल है कोण X और बराबर हो जाएगा किसका है, कोण Z के। तो बराबर ऐसे लिखेंगे कोण Z के। यहाँ पर ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, याद रखिएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऊपर आपका चिन्ह होता है कोण का, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप। इसका मतलब हो गया कि अगर y का मान, अगर मैं y का मान मान लूँ कि 120 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप 120 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं कोण x का मान, अब ये 120 हो गया तो बगल वाला कोण अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेखा की एक प्रॉपर्टी होती है, जो लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं देखिएगा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींच दूं, ध्यान समझिएगा, तो एक सीधी रेखा के एक ओर हमेशा 180 अंश का ही कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। क्यों ऐसा होता है, तो याद रखिएगा ये एक आपका केंद्र है। एक केंद्र के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक केंद्र के चारों तरफ, एक केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये दूसरा पॉइंट होगा जिसको आप नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या कि एक केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, जबकि एक रेखा के एक तरफ जो होता है, एक रेखा के एक तरफ कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हम
एक केंद्र के चारों तरफ जो 360 डिग्री का होता है उसको जब हम दो भाग में बांट देंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 180 अंश मिलेगी। तो 180 अंश ऊपर आधा और 180 अंश नीचे आधा, ऊपर का 180 और नीचे का 180 जब दोनों जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 360 डिग्री। मतलब एक केंद्र के चारों तरफ ये सेंटर है, एक सेंटर के चारों तरफ का अगर कोण की बात करूं तो ये सेंटर के चारों तरफ कितने अंश का कोण होगा 360 डिग्री, जबकि मैं एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का कोण निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी में करेगा क्या, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देगा और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बोल देगा, ये ए बी बोल देगा स्ट्रेट लाइन है और ये सी है और ये ओ पर काट रहा है। अब आपसे बोलेगा कि सपोज यह कोण आपका 60 डिग्री का है तो उसके बगल का यह कोण आपको निकालिए, तो यह कोण कितने को हो जाएगा बगल वाला 120 डिग्री का। मेरी बात समझेंगे ध्यान से, मैंने पूछा क्या कि ये अगर 60 डिग्री दे रखा तो इसके बगल वाला कोण निकालिए, तो एक सीधी रेखा के एक और टोटल कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है। ये अगर 60 हो जाएगा तो बगल वाला कोण आपको कितना लेना पड़ेगा 120 डिग्री ही, तभी 60 और 120 जोड़ के पूरा ये कोण जो होगा वो कितना होगा 180 अंश का होगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहले सरसाभिमुख में याद रखना कि आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा और उसी के बाद नीचे करके जरूर नोट कर लेंगे कि एक केंद्र के चारों तरफ जो होगा, केंद्र के चारों तरफ, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा फिगर बना के। फिगर जब आप केंद्र वाला बनाएंगे तो खाली एक सेंटर बनाइए और इसको ऐसे फिगर बना दिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा 360 डिग्री। एक केंद्र के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है 360 डिग्री का, जबकि एक स्ट्रेट लाइन हम सीधी रेखा लेते हैं तो उसके एक तरफ जो होता है, जैसे ये एक सीधी रेखा ए बी है, उसके एक तरफ जो कोण बनेगा वो कितना होगा 180 अंश, जबकि नीचे वाले तरफ भी कितना होगा 180 अंश ही होगा। तो चूंकि दो तरफ मल बनेंगे, दोनों साइड में दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं शीर्षाभिमुख के बाद अगला पॉइंट जो है वो हमारा है, वो आपका आ रहा है कोटिपूरक कोण, उनको देख लेते हैं। ये आप इसको कॉपी कर लेंगे। देखिएगा एंगल पेयर्स में अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है क्या, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल्स पेयर में, जिसको हम लोग बोलेंगे कोटिपूरक कोण। तो नंबर दूसरा जो नोट कर लीजिएगा आप लोग, कोटिपूरक कोण, जिनको हम लोग बोलते हैं कोटिपूरक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं पूरक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोटिपूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, देखेंगे ठीक है। तो कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होता समझेंगे। कोटिपूरक कोण का से तात्पर्य है ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितने अंश का हो 90 डिग्री का हो। ऐसे दो कोण याद रखेंगे, यहां पर मैं दो कोण की बात कर रहा हूं जिनका योगफल 90 अंश का हो। मतलब कि अगर सपोज मैं 30 डिग्री का बात करता हूं तो 30 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30 डिग्री में 60 डिग्री की जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब मैं पूछूं कि 30 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा तो आप क्या बताएंगे 60 डिग्री। अब वैसे ही जैसे मैं बोलूं कि 20 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा, तो 20 डिग्री में अगर हम 70 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इस कंडीशन में 20 डिग्री का मतलब 20 का कोटिपूरक कितना होगा तो आप क्या बताएंगे 70 डिग्री बताएंगे। तो कोटिपूरक का मतलब अगर मैं दो कोण मान लेता हूं, कोण ए और दूसरा कोण बी मान लेता हूं, तो दो कोण ए और बी उनका योगफल अगर 90 अंश के बराबर होता है तो जो उसको क्या कहते हैं कोटिपूरक कोण कहते हैं। परिभाषा में आप साफ साफ इस बात को नोट कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो तो उनको क्या कहते हैं कोटिपूरक कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया आपको कि दो कोणों की बात की, पहला कोण ए मान लिया, दूसरा कोण बी मान लिया, तो उनका योगफल कितने के बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ कि बताइए 10 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा तो क्या हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तीसरा जो पॉइंट था इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर संपूरक कोण जिन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण को मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको बोलते हैं संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो 180 अंश हो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप लिखेंगे अगर उसमें से एक कोण ए हो और दूसरा कोण बी है तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संपूरक कोण। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। इस कंडीशन में
ऐसे दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश होता तो उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं कोटि पूरक अथवा पूरक कोण। जबकि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर उनको क्या बोलते हैं, आपका समपूरक कोण बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, दो कोणों का योगफल कितने अंश होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। मैं पूछूं कि बताइए 60 डिग्री का संपूरक क्या होगा। तो 60 डिग्री का संपूरक जो होगा, 60 डिग्री का जो संपूरक होगा वो कितना होगा, वो 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 60 में 120 डिग्री जोड़ेंगे तभी जाके क्या होगा, 180। मतलब किसी भी कोण का संपूरक निकालना तो आप 180 में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जबकि किसी कोण का आपका कोटिपूरक निकालना तो उसको आप 90 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। वैसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 60 डिग्री का, अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा तो बताइए क्या होगा। तो 60 डिग्री का जो कोटिपूरक होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 60 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, 90 डिग्री मिलेगा। कोटिपूरक का मतलब कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री, मतलब कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 180 अंश हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और उसके बाद सरल कोण, ये ऋजु कोण, ये सब क्या होते हैं। मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण भी बताया। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे आपका कोटिपूरक कोण और कैसे आपका संपूरक कोण बनते हैं। इसी क्लास में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप इतनी बातों को पहले डिस्कस करके रखिएगा। मैं इनके ऊपर कोटिपूरक और संपूरक कोण के ऊपर एक छोटी सी क्लास और लेकर के आऊँगा अगली वीडियोज़ में, जिसमें हम इनके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर में आप देखेगा तो ज्योमेट्री में इनके ऊपर क्वेश्चंस मिले हुए हैं। अगली क्लास में आप पूरी तैयारी के साथ में आएंगे। आपको कम से कम इतनी परिभाषाएँ याद होनी चाहिए, ये बात परिभाषा के रूप में आपको याद रहेगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को अगली क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाला आप लगा सकते हैं। आज की क्लास में जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताइएगा कि अगर आपको तैयारी है तो आप इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट में बताएंगे कि आप बताएंगे कि 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री का आपको दोनों ही बताना है, पहला एक और दूसरा ये। 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा ये कमेंट में आप जरूर बताएं, और 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण हम क्या बता सकते हैं और संपूरक कोण क्या होगा हम बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि 60 डिग्री का अगर आपको कोटिपूरक निकालना है तो आप 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और 60 डिग्री का अगर संपूरक निकालना है तो 60 को 180 में से घटाएंगे तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोटिपूरक 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार आपको 40 डिग्री का मान निकाल के बताना है, या आप कमेंट में आप इसको डिस्कस करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास अब ओवर होने का समय आ गया है। आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके तैयार करके रखेंगे, और कुछ कमी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है तो आप कमेंट में एक बार जरूर इसको डिस्कस करिएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डील कर लें। और क्वेश्चंस जहाँ तक बात रही तो क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए इसको फिनिश करते हैं। आपको जो भी फीडबैक्स होंगे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर की जा रही है, उनको शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।